बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इसमें कुल 8 अध्याय हैं और हम पहले अध्याय में संरचनात्मक परिवर्तन के भाग 2 को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है औपनिवेशिक अनुभव। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 2। बच्चों, हमने देखा कि 1947 से पूर्व भारत पर औपनिवेशिक शासन था, यानी हम अंग्रेज़ों के अधीन उपनिवेश थे और इस कारण उन्होंने भारत में ऐसी नीतियों का निर्माण किया जो कि बहुत ही हस्तक्षेपवादी नीतियां थी। अर्थात उन्होंने हमारे सभी क्षेत्रों यानी कि राजनीति, प्रशासन, शिक्षा या अन्य अर्थव्यवस्था, सभी प्रकार के क्षेत्रों में इस प्रकार की नीतियां बनाई जिससे कि हमारे आधारभूत ढांचे में बहुत बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिले। अर्थात हमारा जो प्राचीन भारत या परंपरागत भारतीय व्यवसाय था उसे भी उन्होंने नहीं छोड़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को स्वयं के लाभ के लिए पूरी तरीके से परिवर्तित करने के प्रयास किए, जिसमें वे सफल भी हुए। लेकिन इसी बात को धीरे धीरे भारत की आम जनता जब जान गई तो वह इसके विरोध में खड़ी भी होती है। लेकिन उससे पूर्व की जब हम बात करते हैं तो परंपरागत भारतीय व्यवसाय था कृषि, जिसमें कि रहकर भारतीय लोग एक संतुष्ट जीवन जी रहे होते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी यह भूमि पर निर्भरता अंग्रेज़ों की हस्तक्षेपवादी और स्वार्थी नीतियों के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन जो कि कृषि पर निर्भर था बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने लगता है और उनके जीवन यापन पर संकट उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे एक औद्योगिक समाज की स्थापना करना। इसी के परिणाम स्वरूप जब हम देख रहे हैं कि उस तत्कालीन विश्व में औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी, यानी विश्व के अन्य देशों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जा रही थी ताकि उत्पादन लगातार बढ़ता रहे। और उसी वैश्विक अवधारणा यानी कि औद्योगिकरण में हम देखते हैं कि गैर मानवीय संसाधनों से उत्पादन हो रहा होता है, जिसे हम कहते हैं यांत्रिक उत्पादन, यानी कि मशीनों के प्रयोग से उत्पादन करना जिससे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। ये जो मशीनें थी यह गैर मानवीय संसाधन कहलाती हैं, जो किससे चलती थी, या तो विद्युत यानी कि बिजली या फिर वह वाष्प या भाप से चलती थी और इनके माध्यम से विश्व में औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और लगातार बढ़ भी रही थी। इस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप विश्व में एक अन्य घटना भी जन्म लेती है या अन्य प्रक्रिया भी जन्म लेती है जो कि औद्योगिकरण का परिणाम है। वह है नगरीकरण की प्रक्रिया, यानी कि अब बड़े बड़े नगरों का विकास भी हो रहा है जहां पर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में 2 प्रमुख प्रक्रियाएं तत्कालीन विश्व में व्याप्त थी, जिसे हम औद्योगिकरण और नगरीकरण के नाम से जानते हैं। यदि हम नगरीकरण की बात करें तो इसमें रोजगार या व्यवसाय हेतु लोगों का गांवों से नगरों की ओर पलायन होता है, यानी कि व्यक्ति जो कि बेरोजगार है वह रोजगार प्राप्त करने के लिए या व्यवसाय करने के लिए कहाँ जाते हैं, गांवों से शहरों की ओर जा रहे होते हैं। यह वैश्विक प्रक्रिया क्या कहलाई, नगरीकरण कहलाई। इसी के साथ हम बात करते हैं आगे कि इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो कि आदर्श उदाहरण है विश्व में, वह था हमारी औपनिवेशिक सरकार यानी कि ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जो कि थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि उस समय में हम नगरीकरण का यदि उदाहरण देखना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ या आदर्श उदाहरण कौन था, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही तीव्र गति से नगरीकरण हो रहा था। इसके लिए हमें एक आंकड़ा हमारे अध्याय में मिलता है कि 10,000 निवासी वाले शहर में सन 1800 में उस देश की कुल जनसंख्या का केवल 20% ही निवास करता था, लेकिन 100 साल पश्चात यह 20% 74% में बदल जाता है। यानी कि यह किसका प्रभाव है, नगरीकरण का ही
प्रभाव है। तो इस प्रकार विश्व में नगरीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था उस समय के लंदन शहर का उदाहरण। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो यह औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि यह बड़े बड़े उद्योग कहाँ लग रहे थे? नगरों में लग रहे थे। इसीलिए अब बेरोजगार लोग जो हैं इन उद्योगों में कार्य करने के लिए कहाँ पलायन करते हैं? नगरों की ओर पलायन करते हैं, जिसे हम कहते हैं नगरीकरण की प्रक्रिया। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में यह औद्योगिकरण किस प्रकार का होता है, यानी अब तक हमने बात की वैश्विक उदाहरणों की और वैश्विक अवधारणा की, यानी कि औद्योगिकरण विश्व में भी था और नगरीकरण भी विश्व में था। लेकिन भारत में यह दोनों प्रक्रियाएं किस प्रकार से थी? तो हम कहेंगे यह ब्रिटिश औद्योगिकरण था। ब्रिटिश औद्योगिकरण इसलिए था क्योंकि औद्योगिकरण भारत में आया तो था, लेकिन यह औद्योगिकरण किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन द्वारा। जो कि कौन सी नीति पर चल रही थी? तो हम कहेंगे यह औपनिवेशिक जो शासन था यह पूंजीवादी नीति पर चल रहा था, जिसका कि उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। और यह लाभ किसे प्राप्त होगा? तो हम कहेंगे यह लाभ प्राप्त होगा अंग्रेजी सरकार को। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण का क्या प्रभाव रहा। तो हम कहेंगे कि यह ब्रिटिश औद्योगिकरण चूंकि औपनिवेशिक शासन के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि पूंजीवादी नीतियां अपनाई गई थी, यानी अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, वह भी किसको? इंग्लैंड को या ब्रिटेन को। तो वह जो इंग्लैंड था उसने इस प्रकार की नीतियां बनाई जिससे कि भारत के परंपरागत उद्योग धंधे समाप्त होने लगे और ऐसे शहर जहां से भारत का निर्यात होता था या भारत की प्रमुख वस्तुएं जो कि विश्व के पैमाने पर प्रसिद्ध थीं उनका भी निर्यात होता था, तो उन सभी का पतन होने लगा। और इस प्रक्रिया को कहते हैं औद्योगिक क्षरण की प्रक्रिया, यानी धीरे धीरे उद्योगों में भारत पतन की ओर जा रहा था। इसे ही कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिक क्षरण का अर्थ है परंपरागत नगरीय केंद्र, यानी ऐसे केंद्र जो भारत में पहले से थे नगरों के रूप में, उनका भी पतन, साथ ही साथ परंपरागत उत्पादन जो भारत के थे, जिनके लिए विश्व में भारत का नाम था, उनका भी उत्पादन धीरे धीरे गिरने लगा। और चूंकि उनका उत्पादन गिरने लगा इसलिए निर्यात की संभावनाएं भी समाप्त हो गई थी। तो यह औद्योगिक क्षरण की प्रक्रिया अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक नीति या ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रभाव थी। और इस वजह से हम देखते हैं कि हमारी परंपरागत जो भी व्यवसाय थे या उनमें लगे हुए भारतीय थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कि प्रारंभिक भारत की या परंपरागत भारत की प्रमुख विशेषताएं थी, जिसका उदाहरण हमें हमारी पुस्तक में मिलता है रेशम और कपास, उनका उत्पादन भी किस प्रकार पतन की ओर जा रहा था। और उसके लिए हम बात करते हैं मैनचेस्टर प्रतियोगिता। मैनचेस्टर कहाँ स्थापित है? तो मैनचेस्टर है इंग्लैंड की वस्त्र नगरी। यह मैनचेस्टर प्रतियोगिता में परंपरागत ढंग से जो भारत में रेशम और कपास का उत्पादन होता था उसका निर्यात यानी उसका विदेशों में भेजना धीरे धीरे गिरता चला गया। क्योंकि कौन सी प्रतियोगिता हमने देखी थी? मैनचेस्टर प्रतियोगिता। भारत के प्राचीन नगर जैसे कि सूरत और मसूलीपट्टनम जहाँ से व्यापार हुआ करता था, यानी कि सूरत और मसूलीपट्टनम जहाँ से विदेशों में हम क्या निर्यात करते थे, उनका भी पतन होने लगा और उनका अस्तित्व कमज़ोर होने लगा। जबकि कुछ आधुनिक नगरों का निर्माण अंग्रेज़ी सरकार ने किया था, जिनमें हम बात करते हैं बम्बई यानी कि वर्तमान का मुंबई और मद्रास, जिसे हम चेन्नई के नाम से
वर्तमान में जानते हैं। तो वे नगर जो कि पहले से परंपरागत निर्यात के रूप में भारत में थे, सूरत और मसूलीपट्टनम, उसके स्थान पर अंग्रेज़ों ने स्वयं के लाभ के लिए कुछ नए शहरों या आधुनिक नगरों की स्थापना की, जिनमें हम कहेंगे बम्बई की स्थापना और मद्रास की स्थापना, और ये धीरे धीरे मजबूत होते गए हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं औद्योगिक क्षरण की प्रक्रिया। इसके लिए हमें रेशम और कपास का उदाहरण याद रखना होगा। इसी तरीके से भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद में तंजौर, ढाका और मुर्शिदाबाद की राजसभाओं का विघटन हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जब अंग्रेज़ भारत पर आक्रमण करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप भारत में जो पुराने राजशाही थे या राजसभाएं थी जहां पर भारतीय राजा थे, उनका भी शासन अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। और इस कारण इन राजाओं द्वारा कुछ ऐसी उत्पादन और ऐसे कारीगर और कलाकार जिनको कि वह शरण दे रहे थे या आश्रय देते थे, उनका भी धीरे धीरे पतन हो गया। जैसे हम बात कर सकते हैं ढाका की मलमल की। तो यह भारतीय राज्य जो थे, इनका राजसभाओं के संरक्षण से जो भी कारीगर, कलाकार और कुलीन लोग थे, उनका भी धीरे धीरे पतन होने लगा। 19वीं सदी के अंत से भारत के कुछ आधुनिक नए शहरों में जहां यांत्रिक उद्योग लगाए गए थे, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार कुछ नए उद्योग और नए शहर हमारे सामने आ रहे होते हैं अंग्रेज़ी औपनिवेशिक नीति के परिणाम स्वरूप। यानी कि अब उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से भारत में आधुनिक नगर बसाए थे और परंपरागत भारतीय उद्योगों की पूरी तरीके से दुर्गति हो रही थी भारतीयों के समक्ष ही। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे ग्राम शिल्प और कुटीर उद्योगों का भी पतन होने लगता है, जिसका कि एकमात्र कारण था भारत में सस्ते यूरोपीय कपड़े और बर्तन आ गए थे। यानी अब हमारे गांव जो किसी शिल्प के लिए प्रसिद्ध थे या कुटीर उद्योग जिनमें कि संयुक्त परिवार एक साथ रह कर के उत्पादन करते थे, वे सभी पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहे थे अंग्रेजी कुशासन के परिणाम स्वरूप। इसी तरीके से हमने देखा कि औद्योगिकरण का एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह भी था कि हमारी सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, जिसमें हम कहेंगे हमारी पारिवारिक संरचना में भी परिवर्तन होता है और हमारी व्यावसायिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। पारिवारिक संरचना का यदि हम उदाहरण लें तो हम कहेंगे कि परंपरागत रूप से हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे चूंकि नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया हमने देखी, तो यह संयुक्त परिवार के स्थान पर हम एकल परिवार की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि अब बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। इस कारण भारतीयों के पास विकल्प की कमी थी और वह संयुक्त परिवार से एकल परिवार में आने के लिए मजबूर होने लगे। यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन था हमारी सामाजिक संरचना में औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम स्वरूप। इसी तरीके से एक अन्य व्यावसायिक संरचना में भी हमने परिवर्तन देखा, क्योंकि इससे पूर्व भारतीय ही मालिक भी थे और भारतीय ही मजदूर भी थे, लेकिन अब मालिक के रूप में कौन है? अंग्रेज़ हैं। चूंकि मालिक के रूप में अब अंग्रेज़ हैं, इस वजह से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारतीय मजदूरों का कितना शोषण किया था। इसीलिए वह मालिक और मजदूर अब शोषक और शोषित की भूमिका में आ गए थे। इससे पूर्व वह समझौते के अनुसार मालिक और मजदूर एक साथ मिलजुल कर काम करते थे। तो यह एक बहुत ही बड़ा सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन था। किसके परिणाम स्वरूप? औद्योगिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, जो कि अंग्रेज भारत में लेके आए थे। इसी तरीके से कुछ नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव भी भारत में देखने को मिला औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, जिसमें प्रमुख शहर के रूप में कोलकाता का नाम लिया जा सकता है। कोलकाता की स्थापना 1690 में जॉब चॉर्नॉक के द्वारा की गई और यह हुगली नदी के तट पर बसाया गया था। यानी कि कोलकाता की स्थापना जॉब चॉर्नॉक के द्वारा की गई 1690 में। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। इस प्रकार यह कोलकाता की स्थापना
या कोलकाता की बसावट का मुख्य कारण था कि यहाँ से निर्यात करने में अंग्रेज़ों को बहुत ही सहूलियत थी। इस वजह से इस प्रकार के नगरों का विकास और उद्भव अंग्रेज़ों ने किया था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का एक प्रमुख प्रभाव भारतीय मजदूरों का शोषण भी था। किस प्रकार से, इसके लिए हम हमारे पुस्तक में उदाहरण मिलता है चाय के बागानी की उदाहरण। चाय की बागवानी, ये उद्योग जो है भारत में 1851 में प्रारंभ होता है। अर्थात हम देखते हैं कि असम, जो कि आज के भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्यों से मिल करके बना था, उसकी स्थापना होती है और यहाँ की जनसंख्या बहुत ही विरल होती है। अर्थात असम में बहुत ही कम जनसंख्या उस समय पर पाई जाती थी और चूंकि अंग्रेज़ों को भारत में चाय के उद्योगों को लगाना था तो उन्होंने यहाँ पर असम में चाय के बागान लगाए और इस कम जनसंख्या की वजह से असम से बाहर के लोगों की आवश्यकता पड़ी असम के चाय के बागानों में कार्य करने के लिए। अर्थात दूसरे प्रांतों से हम देखते हैं कि मजदूरों की भर्ती की जाएगी चाय के बागानों में कार्य करने के लिए और यह भर्ती किस प्रकार से अपनाई गई, यह बहुत ही बड़ा उदाहरण था मजदूरों के शोषण का। कहने का अर्थ यह है कि भारत के अन्य प्रांतों से असम में मजदूरों की भर्ती की जाने लगी ताकि चाय के बागानों में उनसे काम लिया जा सके। इसी के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि उनकी भर्ती के नियम क्या थे। उनकी भर्ती के नियम के अंतर्गत उन्हें एक समझौते का हिस्सा बनाया गया। यह समझौता इस प्रकार था कि कम से कम 4 वर्ष तक आपको असम में ही रहना होगा और असम में रह करके बागानों में काम करना होगा और यह बहुत ही कम वेतन में आपको वहाँ पर स्थापित हो जाना होगा। इससे पूर्व यानी कि 4 वर्ष से पूर्व आप उस समझौते को नहीं तोड़ सकते थे और यदि आप उस समझौते को तोड़ते हो तो बल का प्रयोग और भय का भी प्रयोग अंग्रेजी सरकार ने किया था, यानी कि उस कानून के तोड़ने पर आपको जेल की सज़ा भी हो सकती थी। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने मजदूरों का शोषण किया था चाय के बागानों के लिए भी। इसका उदाहरण यह है कि गलत तरीक़ों से मजदूरों की भर्ती, जिसमें वह प्रलोभन देकर करते थे या फिर उनको डरा करके भी इन मजदूरों की भर्ती की जाती थी। कम वेतन दिया जाता था और बागान मालिकों की हितैषी सरकार थी। ये बागान मालिक भारतीय नहीं थे बल्कि कौन थे? अंग्रेज थे। इस कारण इस भर्ती में भी इस प्रकार के नियम बनाए गए कि सीधा लाभ बागान के मालिकों को ही मिले। इसी तरीके से हम कहते हैं कि वह बल का प्रयोग भी कर रहे थे इन्हीं मजदूरों को नियंत्रित करने के लिए और इस प्रकार यह एक प्रजातांत्रिक नियमों को मानते हुए मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। कुल मिलाकर के प्रथम अध्याय के भाग 2 में हमने उन औपनिवेशिक अनुभवों की बात की जो अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकार ने भारत पर लागू किए थे और यह पूरी तरीके से पूंजीवाद से प्रभावित थे। अर्थात इसका सीधा सीधा लाभ केवल और केवल अंग्रेजी सरकार को प्राप्त हो रहा था और इसकी वजह से हमारे औद्योगिकरण और नगरीकरण में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ रहे थे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।